हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके ऊपर हर हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, कभी ना कभी एक अल्टरनेटिव ईयर में आता ही रहता है। ठीक है, तो हमें जितने भी शेड्यूल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर शेड्यूल्स। ठीक है, तो बेसिकली शेड्यूल्स जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस देते हैं जो आर्टिकल्स नहीं देते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल्स में मेंशन नहीं है वो शेड्यूल्स में मेंशन है। ठीक है, तो आप इसको एक टाइप से टेबल समझ सकते हो। ठीक है, इनको आप टेबल समझ सकते हो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आर्टिकल्स में प्रेजेंट नहीं है। फिर जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो 8 ही शेड्यूल्स थे। ठीक है, उसके बाद जो बाकी 4 शेड्यूल्स हैं वो हम अमेंडमेंट से लाए हैं, तो ओवरऑल करेंटली अभी 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा जो डील करता है हमारी टेरिटरी से रिलेटेड। तो ये बेसिकली बताता है कि इंडिया की क्या क्या टेरिटरी है। ठीक है, कहाँ तक की टेरिटरी है। तो इसमें आपको स्टेट्स के नाम मिल जाएंगे। ठीक है, यूटीज के नाम मिल जाएंगे, या फिर कोई भी ऐसी कोई टेरिटरी है जो इंडिया के अंडर है तो उसके नाम मिल जाएंगे। ठीक है, और ये डील करता है हमारा आर्टिकल 1 एंड 4 से। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल जैसे हमें पता है, तो वो एक टाइप से हमारे इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये उससे डील करता है। फिर सेकंड शेड्यूल में अगर हम चलते हैं तो सेकंड शेड्यूल बेसिकली बताते हैं कि सैलरीज के बारे में बताते हैं जो अ, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या फिर जो भी इसके अंदर आएंगे, मैं इसमें भी डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली ये सैलरीज, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस ये सब बताता है। ठीक है, तो अब किस किस का बताता है। तो फर्स्ट चीज़ ये प्रेसिडेंट क्या बताता है। ठीक है, फिर गवर्नर्स का बताता है, उसके बाद स्पीकर का बताएगा। ठीक है, फिर डेप्यूटी स्पीकर हो गया, फिर उसके बाद हमारा चेयरमैन हो गया। ठीक है, फिर वाइस चेयरमैन या फिर डिप्यूटी चेयरमैन बोल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए। ठीक है, फिर सीएजी। तो इन सब का सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेजेस सब कुछ ये पर्टिकुलर शेड्यूल बताता है। ठीक है, ये कहीं पे भी किसी आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी शेड्यूल में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो हमारा थर्ड शेड्यूल है। थर्ड शेड्यूल में बेसिकली ओथ्स के बारे में बताया है। तो किसकी क्या ओथ है उसके बारे में बताया, पर हर एक की ओथ के बारे में नहीं बताया, कुछ ही मेंबर्स की ओथ के बारे में बताया। जैसे फॉर एग्जांपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्या ओथ होगी उसके बारे में बताया। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की क्या ओथ होगी उसके बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की हो गया, फिर सीएजी। ठीक है, फिर स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट जजेस, इन सब की ओथ्स के बारे में बताया इस पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सुप्रीम कोर्ट जजेस की या सीएजी की। ठीक है, तो इन चारों को ओथ जो है प्रेसिडेंट दिलाता है। फिर अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स या फिर स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट जजेस, तो इन सबको जो ओथ दिलाता है वो गवर्नर दिलाता है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये इससे रिलेटेड इनके आर्टिकल्स हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे 148 है, क्योंकि ये हमारा एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर शेड्यूल 3 में ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनकी ओथ्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, और दो टाइप की ओथ होती है। एक हो गया एन ओथ ऑफ ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, और एक हो गया ओथ ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, सीक्रेसी बेसिकली हो गया कि नेशनल मैटर्स जो है उसको आपको बताना नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप पे ओथ ऑफ सीक्रेसी ली जाती है जो कि यूनियन मिनिस्टर्स लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखोगे, ये 3 चीज़ें मैंने लिखी है छोटी सी। तो प्रेसिडेंट को जो ओथ है वो सीजीआई दिलाता है। ठीक है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाता है ओथ। फिर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए, किसको कौन ओथ दिलाता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। ठीक है, फिर हम फोर्थ शेड्यूल में चलते हैं। तो फोर्थ शेड्यूल बेसिकली बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, तो सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ, ये इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये एलोकेशन ऑफ सीट्स बताता है राज्यसभा में। राज्यसभा का आर्टिकल है 80। ठीक है, और 79 है हमारा लोकसभा का।
ठीक है, अभी प्रेजेंट में 245 मेंबर्स है इसके अंदर, जिसमें से 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ठीक है, तो बस हमें इतना पता होना चाहिए कि एलोकेशन ऑफ सीट्स बता रहे हैं, आर्टिकल क्या है राज्यसभा का और कितने मेंबर्स है जिसमें से नॉमिनेटेड और इलेक्टेड कितने हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा मैप है। तो यहाँ पे मैप में बेसिकली बता रहे हैं कि किसकी कितनी राज्यसभा सीट्स है और कितनी लोकसभा सीट्स है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट्स और लोकसभा सीट्स उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो लोकसभा सीट्स है जो 80 है, और सेकंड जो नीचे लिखा है वो राज्यसभा सीट्स है। तो ऐसे ही आप बाकी सबका आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये क्रॉस वहाँ वहाँ लगा है जहाँ पे राज्यसभा सीट्स नहीं है जिनके लिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लेना। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं, शेड्यूल 5। ठीक है, तो शेड्यूल 5 बेसिकली आपको बताता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, सर्टेन रीजन्स की। तो उन सर्टेन रीजन्स में, वो सर्टेन स्टेट्स में ये सारी स्टेट्स आती हैं। ठीक है, जो ये मैप में भी यहाँ पे मार्क्ड है। तो यहाँ यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, ये सारी स्टेट्स आती हैं जिनके शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में इस पर्टिकुलर शेड्यूल में बताया गया है। ठीक है, तो हमें ये इतना पता होना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, और फिर साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं, क्योंकि आपको ऑड वन आउट करके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना कुछ हमें पता होना चाहिए। और ओवरऑल हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ 10 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ स्टेट्स भी पता होना चाहिए कितनी है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो शेड्यूल 6 भी हमें जो है वो सेम चीज़ ही बताता है, बस फ़र्क क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के बारे में बताता है, जो ऐसा आप समझ सकते हो नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में बताता है जो बांग्लादेश से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको बताएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। और इसमें स्टेट्स कौन कौन सी आती है, आसाम आती है, मेघालय आती है, त्रिपुरा आती है और मिज़ोरम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे असम ये है, मेघालय ये है, त्रिपुरा ये है और यहाँ पे ये है मिज़ोरम। ठीक है, तो ये जितनी भी स्टेट्स है सब की बाउंड्री जो है बांग्लादेश से कनेक्टेड है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो इनको। तो 4 ही स्टेट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जो इस पर्टिकुलर शेड्यूल में आती है। फिर 7 शेड्यूल की बात करें तो 7 शेड्यूल बेसिकली हमें लिस्ट के बारे में बताता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 डिफरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट में जो जो मैटर आते हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है। जो स्टेट लिस्ट पे मैटर्स आते हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है। ठीक है, और सर्टेन कंडीशन में राज्यसभा को अलाउ हो जाता है रूल बनाना। ठीक है, लॉ वगैरह बनाना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की, तो दोनों के अंडर आता है, दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली बस इतना याद रख लो कि ये लिस्ट से रिलेटेड है, और इसमें यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट, बस यहाँ तक याद कर लो। अब जो सब्जेक्ट्स हैं, और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से बोरो किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इनके सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन लिस्ट में डिफेंस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन बना सकता है लॉ, या सेंटर बोल सकते हो। ठीक है, फिर एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज। ठीक है, इन सब पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, तो एजुकेशन पे दोनों बना सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड पे दोनों बना सकते हैं, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन पे सब ये दोनों बना सकते हैं। फिर अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट जिस पे लॉ बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, तो वो पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, या फिर पब्लिक हेल्थ हो गया, लिकर हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, लाइफ स्टॉक हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब पे स्टेट बना सकता है। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में चलें, तो हमारा 8 शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। तो जो इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इनिशियली जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उस टाइम पे 14 ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। तो तीन हमने अमेंडमेंट किए हैं, उन 3 अमेंडमेंट से अभी करेंटली हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो 22 हो गई हैं। ठीक है, तो ये 3 अमेंडमेंट्स थे। हमारा फर्स्ट था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, जिसमें हमने सिंधी को जोड़ा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। फिर हमारा 71st अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, जिसमें हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा।
फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, जिसमें हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथली को जोड़ा था, ठीक है। तो अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस 92nd अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ी गई हैं, ठीक है, नहीं जोड़ी गई हैं, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि क्लासिकल स्टेटस कौन-कौन सी लैंग्वेजेस को मिला है, ठीक है। तो पहली है तमिल, फिर है संस्कृत, फिर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, ओडिया। तो साउथ की जितनी लैंग्वेजेस है सबको मिला है, फिर उसके अलावा ओडिया, संस्कृत ऐसे याद कर सकते हो आराम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब हमारा शेड्यूल 9, तो शेड्यूल 9 बेसिकली डील करता है हमारा लैंड फॉर्म से और ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने से, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। फिर दूसरा चीज़, ये सबसे पहला शेड्यूल है जो अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था और ये फर्स्ट अमेंडमेंट में ही लाया गया है, ठीक है, जो कि हुई थी 1959 में। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट में लाया, वो अमेंडमेंट कब हुई और ये शेड्यूल किससे डील करता है, ठीक है। तो इसमें बस इतना पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं 10th शेड्यूल की, तो 10th शेड्यूल हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर है, ठीक है, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट में आया है और 1985 में आया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए 10th अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा है, सॉरी 10th शेड्यूल जो हमारा है, वो हमारा 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया है, ठीक है। और ये डील करता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। तो बेसिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो इलेक्शन एक बार जीत जाए, फिर वो बार बार पार्टी ना बदले, ठीक है। सिंगल जो एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बार बार पार्टी ना बदले, इस वजह से इसको लाया गया था। अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो सकता है वो मेंबर, ठीक है। अगर ग्रुप में चेंजेस करते हैं, मतलब ग्रुप में अगर एक पार्टी से छोड़ के वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पर यहाँ पे जो 10th शेड्यूल में मेंशन है कि यहाँ पे जो अगर सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो बार बार पार्टियां बदल रहा है, ठीक है, इलेक्शन जीतने के बाद, कि उसको लगा अब यहाँ से हार जाएगा, वापस बदल ली, फिर लगा वहाँ से हार जाएगा, वापस बदल ली, फिर जीतते टाइम दूसरे पार्टी में था, जीतने के बाद दूसरे पार्टी में आ गया एकदम। तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब डिफेक्शन लॉ के अंडर आती हैं। तो इसको खत्म करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था, जो कि शेड्यूल 10 जिसके बारे में बात करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं शेड्यूल 11 की, तो शेड्यूल 11 बेसिकली हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आया है और ये पंचायत के रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है और ये आया था हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में, ठीक है। फिर एक चीज़ और हमें पता होना चाहिए कि पंचायत हमारा पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पार्ट 9 में हमारा पंचायत से रिलेटेड सब कुछ है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 243 आर्टिकल पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसमें ए बी सी डी एक ऐसे करके फिर और भी कुछ आगे दे भी रखा है, ठीक है, पंचायत में। तो हम वो आगे और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक वीडियोस में। जैसे ग्राम सभा दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखे है, डिस्क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन, ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ें दे रखी है, इलेक्शन कैसे होते हैं, तो 243 के में दे रखा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 243 एक टाइप से आर्टिकल है जो पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। और पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है, ऐसे याद रख लेना। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट और फाइनल शेड्यूल की, तो वो है हमारा शेड्यूल 12, जो कि लाया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, ठीक है। तो वो आया था हमारा 73rd में अमेंडमेंट एक्ट में, पर ईयर हमारा सेम है, ठीक है, दोनों में। तो 73rd में वो आया है, 74th में ये आया है, बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में है, ठीक है। और पार्ट की अगर हम बात करें तो 9A पार्ट में म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया है। तो ये सब था, हमारा छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। सारे शेड्यूल्स के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, कौन-सा किससे रिलेटेड है। आप वीडियोज़ को इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, आपको सब इन्फॉर्मेशन ईज़िली पता चल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ शेयर द वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड। टिल देन, बाय।